तो दो सबस्पेस का यूनियन कभी सबस्पेस होता भी है और कभी नहीं भी होता। तो फिर एक जनरल आप थ्योरम डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो थ्योरम ये है आपके पास, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेज of a vector space Pf will be a subspace of Pf if and only if one is contained in the other। ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि इन जनरल दो सबस्पेसेज हैं तो उनका यूनियन सबस्पेस नहीं होता। तो आज, और ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा दो सबस्पेस का यूनियन सबस्पेस, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है। तो कब होता है उसकी कंडीशन दे रखी है। हम दो सबस्पेस मान लेते हैं, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space Pf। ये ठीक है, और इफ पार्ट लेके चलते हैं। लेट either W1 is a subset of W2 और W2 is a subset of W1, मतलब कोई एक जो है दूसरे का सबसेट है। अगर आप ये लेके चलते हैं तो ये 8 लाइन का प्रूफ है। दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 अगर आप करते हैं तो अगर आप पहली कंडीशन को लेके चलेंगे इसे, तो इन दोनों का यूनियन क्या होना चाहिए? W2। और अगर दूसरी लेते हैं तो W1। तो W1 यूनियन W2 जो है वो या तो W2 ही आएगा अकेले या W1 ही आएगा। अब आप पहली लाइन पे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, चाहे W1 हो या W2 हो, ये तो सब स्पेस है, और सब स्पेस ऑफ Pf। तो राइट हैंड साइड तो Vf का सब स्पेस है, राइट हैंड साइड इसके बराबर है। इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ Vf। तो दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस होता है अगर उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट है। ये तो बहुत ट्रिवियल केस था, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रूफ हो गया। तो अब मैं यहां से ओनली इफ पार्ट कर रहा हूं, कन्वर्स। सपोज W1 and W2 be two subspaces of Vf such that, और ये ऐसे हैं कि W1 यूनियन W2 is also a subspace of Vf। तो फिर आपका क्लेम क्या है, यहां पर प्रूफ क्या करना है, जरा सोचिए तो।
So one of them is contained in other. तो आपको प्रूफ ही करना है कि आइदर या तो W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 या फिर ये प्रूफ कर दो W2 इज अ सबसेट ऑफ W1, ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ को सीखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब फील्ड, सब रिंग और सब ग्रुप, 3 प्रूफ ऐसे ही वहां आप ट्राई करिएगा। अगर आप यहां भी पढ़ रहे हैं तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने अलजेब्रा की बाकी चीजें नहीं पढ़ी हैं। आप अगर मेरे साथ 8 ब्रांच में चलते रहेंगे तो मैं आपको इतना समझाता हुआ चलता हूँ कि बाकी भी आपसे थोड़ा हो जाए कि 2 सब ग्रुप का यूनियन, सब ग्रुप तभी होता है यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स H1 H2 ऑफ अ ग्रुप G इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन द अदर। वहां भी वही कहानी है हर जगह, तो आप ट्राई जरूर करिएगा प्लीज। तो इसको प्रूफ करना है तो मैं इसका कन्वर्स मान के चलता हूं, मतलब ठीक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए। हमने मान लिया कि सपोज इसको प्रूफ करते हैं, तो मान लेते हैं हम नाइदर W1 is a subset of W2 nor W2 is a subset of W1। ये लेके चलते हैं और हम ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और इसका काउंटर फिर ये ऊपर वाला ही माना जाएगा या नहीं। तो हाँ, तो बच्चों ठीक हो गया, तो हमने ये मान लेना है। तो सपोज हमने मान लिया, अगर मैं ये कह रहा हूं, इसे करके सोचिए, इफ W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि W1 में कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W2 में नहीं होगा। यही मतलब हुआ या नहीं, आप ये सोचिए। तो यस दो सर। सेट हैं A और Yes, B, sir. ठीक है ना, कोई भी 2 सेट हैं और आप कह रहे हैं कि ये A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो मतलब A में छोटे वाले में जिसको नहीं है कह रहे हैं आप, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है। ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये पूरा W2 हो और ये पूरा W1 हो। तो W1 का हो सकता है कि अधिकतर हिस्सा W2 के अंदर ही आ रहा है, लेकिन सबसेट नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा, मान लो 8 से, जो W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन वेक्टर, उसको हम एक्स मान लेते हैं, से एक्स सच दैट एक्स किसमें होगा W1 में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू W2। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है बच्चों कि बाहर वाले सेट के अंदर आ जाना चाहिए था पूरा पूरा, नहीं है का मतलब कुछ हिस्सा रह गया होगा। आप सभी लोग सहमत हैं इस बात से, कोई डाउट है? यस सर। अच्छा, अगर x W1 में है लेकिन W2 में नहीं है, तो ये तो श्योर है ना कि x जो है वो W1 यूनियन W2 में है। Yes, sir. अच्छा, यहां पर आप देखिए नॉर लिखा हुआ है, हमने माना है कि W1 W2 का सबसेट नहीं है, एंड इसका यही मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो ऑल्सो W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1, तो मैं यहां पर भी ऐसा एक वेक्टर होगा W2 में जो W1 के अंदर नहीं आएगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेक्टर, उसको मैं y मान लेता हूं, से y सच दैट जो y होगा वो W2 में होगा
बट y डज नॉट बिलोंग टू w। कोई बात नहीं, 8 में भी है तो y जो है w1 यूनियन w2 में आ गया। ठीक हो गया। तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, आपने दो चीजें यहां पर बोली हैं, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। एक्स भी W1 यूनियन W2 में है और Y भी W1 यूनियन W2 में है। और आपने जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान दीजिए, क्या लेके चल रहे हैं आप लोग, उस पर ध्यान दीजिए। ये लाइन पढ़िएगा। सपोज W1 and W2 be two subspaces of PF such that W1 union W2 is also a subspace। मतलब W1 यूनियन W2 को आप सबस्पेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। तो अब मैं इसी बात को फिर दोबारा लिखता हूं। सो x, y belongs to W1 union W2 and W1 union W2 is a subspace of VF। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ax प्लस by या x प्लस वाई ही कर दो क्लोजर प्रॉपर्टी से, इतना a b1 समझते। x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 बाई क्लोजर एडिशन में। ठीक है। अगर आपके पास x प्लस वाई कोई एलिमेंट है जो W1 यूनियन W2 में है, तो इसका मतलब ये कोई चीज यूनियन में आई हुई है तो वो या तो पहले सेट की वजह से आई होगी यूनियन में, या दूसरे की वजह से, या दोनों में रहा होगा। This implies either x plus y belongs to W1 और x plus y belongs to W2। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि भाई यूनियन में अगर कोई एलिमेंट है तो वो या तो इसमें रहा होगा या W2 में रहा होगा। एक एक Yes, sir. करके यहां से दो ट्रेस लेके चलते हैं। सपोज x प्लस वाई W1 में है मान लेते हैं, और हम यहां मान लेंगे कि x प्लस वाई W2 में है। हम दो ट्रेस लेके चल रहे हैं। अब जरा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, W1 में क्या नहीं है, x है या नहीं W1 में, जरा देखिए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है x। यस सर। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही हो, x W1 में है, मैं इसे लेके चल रहा हूं। तो ऑल्सो x बिलोंग्स टू W1, तो इसका मतलब माइनस एक्स भी W1 में होगा, क्योंकि W1 एडिशन में ग्रुप होता है, सब स्पेस या वेक्टर स्पेस एडिटिव ग्रुप होता है बच्चों, तो एडिटिव इनवर्स होगा। तो फिर x प्लस वाई भी W1 में है और माइनस एक्स भी है। तो आप हिंट समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये भी किसमें होना चाहिए W1 में। क्या ये समझाना पड़ेगा या समझ में आ रहा है? सर समझ गए। अब इसके बाद जो समझ गए वाई सर। होगा वो भी W1 में आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों y बिलोंग्स टू W1 आ जाएगा। ये कंट्राडिक्शन है। आप कहेंगे कि कहां पर है कंट्राडिक्शन, तो मैं आपको दिखाता हूं। पीछे मैंने अभी लिखा था कि y जो है W1 में नहीं है, लिखा था कहीं। ये देखिए प्लीज, यहाँ पर ये जहां कर्सर ले जा रहा हूं मैं, y डज नॉट बिलोंग टू W1 था, अब आ गया y बिलोंग्स टू W1, तो कंट्राडिक्शन आ गया। अब इधर भी ऐसे ही सोचिए, x प्लस वाई W2 में है, और ऐसे ही यहां पर भी आप नोट्स में एक एक करके दो ट्रेस बना लीजिएगा। ऑल्सो जहां x था तो यहाँ y रहा होगा, y W2 में है। देखिए मैंने ऊपर लिखा होगा y W2 में, आप ये y W2 में है। तो W2 सब स्पेस है ऑलरेडी, आपको मालूम है, तो एडिटिव इनवर्स सबका होगा। प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए हर चीज।
तो फिर अगर x प्लस वाई भी W2 में है और माइनस वाई भी W2 में है, तो क्लोजर से इन दोनों का सम भी W2 में होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू W2, ये भी कंट्राडिक्शन। दोनों तरफ आप कंट्राडिक्शन ला रहे हैं। इसका मतलब बच्चों, जो हमारा एज्यूम्शन था ना, वो गलत था, हमें वो सोचना नहीं चाहिए था। दिस implies our initial assumption was wrong. Our initial assumption was wrong. तो वो इनिशियल एज्यूम्शन था क्या? हमने ये मान लिया कि ना तो W1 W2 का सबसेट है और ना ही W2 W1 का सबसेट है। अब हमने ये साबित किया, ये सोचना गलत था। तो फिर सही क्या सोचना चाहिए हमें? आइदर W1 is a subset of W2 और W2 is a subset of W1। अगर आप सब स्पेस का यूनियन को सब स्पेस लेके चल रहे हैं तो ये कंडीशन होनी जरूरी है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें, आप आराम से देखिए, इसमें परेशान होने जैसा कुछ है नहीं। ओनली पार्ट में ही थोड़ा सोचना है। हमने ये मान लिया दो सब स्पेस है और यूनियन भी सब स्पेस है, और प्रूफ ये करना है, क्लेम हमारा ये दावा था कि या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर है, मतलब सबसेट है। हमने मान लिया कि ना तो ऐसा है ना वैसा है, तो फिर W1 W2 के अंदर नहीं है का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सेट थ्योरी के हिसाब से अगर कोई सेट ए बी का सबसेट नहीं है, तो मतलब ए में कम से कम एक कुछ ऐसा है जो बी में नहीं है। इस बात को पकड़िए और ऐसा लिख लीजिए कि मान लो x W1 में है लेकिन x W2 में नहीं है। अगर वो 8 में भी है तो यूनियन में तो होगा ही होगा। अब इसी तरह से दूसरे को लीजिए, W2 W1 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब W2 में कम से कम एक एलिमेंट y ऐसा है जो W2 में तो है लेकिन W1 में नहीं है। कोई बात नहीं, यूनियन में आ जाएगा। तो अब आपने देखा बच्चों कि x और y दो एलिमेंट हैं जो W1 यूनियन W2 में आ गए, और लेकिन W1 यूनियन W2 तो सब स्पेस है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में x प्लस वाई आ जाएगा W1 यूनियन W2। बस हो गया। अब यहां से कुछ है नहीं, फिर तो मुझे लगता है आप कर लेंगे। अब क्या हमारे हर स्टूडेंट को क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब आगे को याद रखना है कि यूनियन अगर सब स्पेस है तो यही सिचुएशन है, बाकी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती यूनियन में। लेकिन अब जब यूनियन की हम हमेशा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है दिमाग में इंटरसेक्शन भी आएगा कि इंटरसेक्शन में क्या होता है। तो हम लोगों ने दो सब स्पेस अगर हम करें तो हम ये दिखाएंगे कि सब स्पेस के मामले में इंटरसेक्शन में बड़ा आसान है, और ये सब स्पेस में ही नहीं है। ये चीजें जो सब स्पेस में है वही आपका सब ग्रुप में भी है, सब रिंग में भी है और सब फील्ड में भी है। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ two subspaces of a vector space Vf is also a subspace, also a subspace of Vf। ये प्रूफ करना है हमको। दो सब स्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। ठीक, आप लोगों को मैंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से बताने की कोशिश की थी। जो 3 डायमेंशनल स्पेस हमारा होता है, आप उसमें जाइए तो उसमें आप लोगों ने मतलब दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो सब स्पेस ले लिए थे बच्चों, तो उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आया था ना, जीरो ओरिजिन। Yes, sir.
तो ओरिजिन अपने आप में सब स्पेस होता है, ऐसा पढ़ाया है मैंने। Yes, sir. Trivial subspace. हाँ, तो ओरिजिन मतलब यह है कि आइडेंटिटी तो यूनिक होती है, आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी से भी पढ़ा है शुरू से। आइडेंटिटी तो जो है आइडेंटिटी एक ही होगी, वो यूनिक होती है। तो फिर अगर ऐसा है आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो इसका मतलब है दो सब स्पेस अगर लें तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है कभी भी। बच्चों, सारी परेशानियां एम्प्टी सेट के साथ है, इसीलिए कभी भी आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं एनालिसिस में या अलजेब्रा में, तो जो सेट ले रहे हैं ना वो नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। क्योंकि जो एम्प्टी है वो ऐसे ऐसे ट्रिवियल चीजें देना लगता है कि खुद भरोसा नहीं होता। तो मैं मान लेता हूं पहले, लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space VF। एक ही वेक्टर स्पेस थे, दो सब स्पेस मैंने मान लिया, ठीक है। क्लेम क्या है, क्या दावा करना है? W1 intersection W2 is also a subspace, is a subspace of VF। ये हमें हमारा क्लेम है। तो सबसे पहली बात तो, सिंस जीरो वेक्टर इज द आइडेंटिटी इन VF विच इज यूनिक, ये आप लोग हमेशा ही जानते हैं। अब आइडेंटिटी तो सभी में होनी चाहिए, इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर जो होगा वो W1 में भी है, जीरो वेक्टर W2 में भी है। और कुछ हो ना हो, लेकिन W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी, ये तो श्योर, ठीक हो गया। अब हमें करना है सब स्पेस। तो बच्चों यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूव करना है। तो कल हमने सब स्पेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसे सब स्पेस प्रूव करना है उसमें दो वेक्टर लीजिए x और y, और प्रूव कर दीजिए ax प्लस by भी उसी में होगा। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार वो तो ठीक है, x और y लेने किसमें है? तो जिसको प्रूफ करना है सब स्पेस उसमें लेने हैं। अभी W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूफ करना है, तो x और y इसी में लिए जाएंगे। ऐसा ही कंफ्यूजन ज्योमेट्री पढ़ते समय होता है बच्चों, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या कुछ और भी, या 2D 3D ज्योमेट्री में कई बार एक से ज्यादा कर्व हो जाते हैं, दो या तीन कर्व एक साथ दे दिए एक ही क्वेश्चन में। तो बच्चों को यह समझ नहीं आता कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेते हैं P, x, y, वो इन तीनों में से मानना किस पे। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जिस कर्व का लोकस निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट उस पर माना जाएगा। सिमिलरली अलजेब्रा में जिसे सब स्पेस, सब ग्रुप, सब रिंग, सब फील्ड जो भी प्रूफ करना है, जिसमें जिसे प्रूफ करना है एलिमेंट उसमें माना जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि एटलेट एक्स और वाई दो वेक्टर हैं जो W1 इंटरसेक्शन W2 में है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में है तो भाई दोनों में ही होंगे, W1 एंड x, y W2। लेकिन W1 W2 तो सब स्पेस है, बट W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस। ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी प्रूफ हो गया ऑफ वी। अगर ये सब स्पेस हैं तो इसका मतलब है ax प्लस by विल बी W1। ऐसे यहां भी ax प्लस by belongs to W2 for every AB belongs to field। तो
तो ये चीज W1 में भी आ रही, W2 में भी आ रही, तो AX प्लस BY बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू फील्ड। और आपने X और Y तो आर्बिट्ररी लिए थे यहाँ पर, ये देखिएगा ये आर्बिट्ररी है, इसका मतलब इंटीजर कुछ भी लेते X Y तब भी आ जाता। और अगर ऐसा है, आपने W1 इंटरसेक्शन W2 में दो वेक्टर लिए और दिखाया कि उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो भी उसी में आ रहा है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ही कहते हैं। तो बस यही कंडीशन थी, तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ BF। तो सब स्पेस प्रूव करना काफी आसान काम था, दो सब स्पेस के इंटरसेक्शन को। यहां पर एक सवाल उठता है, अच्छा दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन है, अगर मैं दो की जो तीन सब स्पेस का इंटरसेक्शन लूं तो वो भी क्या सब कोई स्पेस बच्चा होगा। पूछता है चार सब स्पेस, पांच सब स्पेस, और चार पांच तो मैं संख्या गिन रहा हूं, पता नहीं कितने सब स्पेस होंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल आर्बिट्रेरी, क्या वहां भी हमेशा इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है या नहीं होता है, ये सवाल उठेगा। होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये सवाल उठेगा तो उसका हमें जवाब भी देना चाहिए। तो अब अगली थ्योरम देखिए, नेचुरल डेवलपमेंट है बच्चों, जब आप पढ़ते हैं ना तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि मतलब यार इसके बाद क्या पढ़ना होता होगा, चीजों का जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल वे में है कि अच्छा इसके बाद ये सवाल उठा ही होगा, और जब उठेगा तो प्रूफ भी मिलेगा कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी हो जाएगी यहां से, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन of subspaces of BF ले दो is also a subspace एक वेक्टर स्पेस है, उससे जितने मर्जी सब स्पेस ले लीजिए आप, उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस है। अब जितने मर्जी में बच्चों काउंटेबल भी आते हैं, अनकाउंटेबल भी आते हैं, हो सकता है आप में से कईयों ने काउंटेबिलिटी अभी ना पढ़ी हो, और हो सकता है सबने पढ़ा भी हो, मैं नहीं जानता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखते, जैसे कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम ऐसा नहीं लिख सकते W1 W2 WN, ये हो गए, ये n तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात सही है बच्चों, लेकिन ये काउंटेबल है अभी भी, 1 2 3 जब है काउंट कर सकते हैं आप। आपको कैसे पता कि सब स्पेसेस की संख्या काउंटेबल ही होती है, हो सकता है टोटल सब स्पेसेस की संख्या अनकाउंटेबल हो। तो जब ऐसा मालूम नहीं होता तो फिर आप कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसकी जो है क्या करेंगे, इंडेक्स सेट ले लो। हाँ जी, मैंने 8 सेट मान लिया कोई S, उसमें W लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इन डेट सेट। इसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, मैं डेल्टा दिखा देता हूं। लेट S बी अ कलेक्शन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन पे जाइएगा ध्यान से पहले, तो कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस of BF where delta is an index set। तो जब भी आपको मालूम नहीं है कि चीजें काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, फाइनाइट है इनफाइनाइट तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इनफाइनाइट में दोनों तरह का इनफाइनाइट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। तो वो कभी काउंटेबिलिटी आप में से अधिकतरों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कभी फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर पढ़ते रहेंगे। तो आप ये सीखिए, क्योंकि ये आप आइडियल में भी पढ़ेंगे ऐसा,
आप सब फील्ड में भी पढ़ेंगे, आप कई जो आपको मिलता रहेगा ये। तो ये सिंबल टोपोलॉजी में भी मिलेगा अभी, क्योंकि एमएससी फर्स्ट सेम में जो बच्चे आएंगे, अभी तो बीएससी सिक्स सेम का पेपर ही चल रहे हैं, बीएससी सिक्स सेम के बाद बच्चे एमएससी करेंगे तो एडमिशन लेंगे, तो मैंने टोपोलॉजी भी पढ़ानी है। तो इस सेमेस्टर में मैंने टोपोलॉजी पढ़ानी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ानी है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ानी है, और क्या पढ़ानी है, आज से नंबर थ्योरी वो भी शुरू करनी है। ये चीजें हैं। तो अभी तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले पेपर दे रहे हैं, जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे अभी उनकी चीजें भी तो पढ़ानी है। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में जो बच्चे जाएंगे उसमें अलजेब्रा है। अब प्रॉब्लम यह है, बीएससी के बच्चों को अलजेब्रा जब आप पढ़ाते हैं तो आप डेप्थ में नहीं जा पाते, और एक साथ इतनी चीजें लेके जा पाना मेरे लिए भी संभव शायद ना हो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं, और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ानी होती है। फिर भी जितना पढ़ाना है उतने में आपका भी स्वागत रहेगा, अगर ऑनलाइन होती है तो। चलो बाद में करेंगे उस पर। ये आपका जब भी लिखना हो पहले आर्बिट्ररी, ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बच्चों दर्जनों जगह आता है, ग्रुप थ्योरी, रेंज थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी, फंक्शनल एनालिसिस, पता नहीं कहाँ कहाँ आता रहता है। तो आर्बिट्ररी कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको एक बता दिया तरीका। ये इंडेक्स सेट का सिंबल और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही लिखो। सिंबल्स हर बुक में स्टैंडर्ड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मतलब आपको उस बुक ने ये सिंबल यूज किए कई जगह तो आप वही कर लो। चलो फिर मान लेते हैं ये सर, सब। हाँ जी सर इंडेक्स्ड सेट की हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंडेक्स सेट की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि a collection which counts something, a collection which counts something, but it may be possible that the index at the counting may be uncountable, मतलब आप काउंट कर ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। कुछ भी हो सकता है इंडेक्स सेट में। हो सकता है कि एक वेक्टर स्पेस के केवल टोटल मिला के मान लो 25 सब स्पेस हुए, तो उसके लिए तो डेल्टा 25 ही हो गया फिर अब। और ऐसा भी हो सकता है कि काउंटेबली फाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो इंडेक्स सेट बेसिकली ये वो सारे सब स्पेसेस को बता रहा है। तो आप अब खुद समझिए कि डिफाइन कैसे करें। दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग बेसिकली ऑफ सब स्पेस। यहाँ सब स्पेस है, बाकी जो सब ग्रुप या सब टोपोलॉजिकल स्पेस भी आ सकता है। एंड इट मे बी countable, may be uncountable, may be finite, डेल्टा की कार्डिनलिटी मतलब। सर डेल्टा मतलब जो इंडेक्स सेट है वो सारे डेल्टा सबस्क्रिप्ट का कलेक्शन होगा ना? हाँ, लैम्डा सब। लैम्डा सबस्क्रिप्ट। हाँ जी। ओके सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि कोई भी वेक्टर स्पेस है, हो सकता है उसके सब स्पेसेस की संख्या फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट में भी काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। डेल्टा सबको रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा गिनती हुई, मतलब बेसिकली काउंटिंग हुई। क्या मैं बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर कर पाया या किसी को कंफ्यूज कर दिया मैंने? किसी यहाँ को पर Clear डेल्टा है, आर सर। लिख सकते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं? सर यहाँ पर डेल्टा आर ले सकते हैं, सेट ऑफ डेल्टा रियल डेल्टा क्या ले सकते हैं? आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हो सकता है, अब मुझे नहीं पता ना वेक्टर स्पेस क्या है। आर लेने पे तो गारंटी दे दी आपने कि अनकाउंटेबल ही लेंगे ना। ओके सर। वेक्टर स्पेस तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके सब स्पेस एक ही हो, दो हो, 25 हो, 50 हो, 200 हो, जितने नेचुरल नंबर है उतने हो, मुझे नहीं मालूम। पर क्या मैं समझा पाया आपको? यस तो सर। हाँ, इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है बच्चों।
मालूम नहीं है कि वो कितना होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस मालूम थोड़ी है कि क्या है फील्ड, क्या वेक्टर स्पेस है, जनरल वेक्टर स्पेस है। कोई बात नहीं, इतनी सारी बातचीत से अगर हमें यहाँ आर्बिट्रेरी मीनिंग समझ में आया तो ये हमें टोपोलॉजी में भी और बाकी ब्रांचेज में भी मदद करेगा। अभी ठीक है, इतना करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप W1 W2 ना लिखें, कई लोग लिखते हैं W1 W2, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तो आप कुछ भी लिखो आपको पता है नंबर मिलते आ रहे हैं। आप लोग जिस जिस क्लास में हैं बुरा मत मानिएगा, जितनी जितनी परसेंटेज लेके बैठे हुए हैं उतना एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। आपको हर्ट हो रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, अधिकतरों के लिए सच्चाई है, कुछ बच्चे हो सकते हैं। यहाँ तो ये भी है कि कुछ भी लिख के आओ लोग नंबर देते हैं। तो किस्मत अच्छी होगी आपकी कि मेरे हाथ नहीं पड़े होंगे, या कभी बहुत खराब किसी में आए होंगे तो मान के चलिएगा कि मेरे जैसों से ही कहीं ना कहीं सामना हुआ हो। वरना अगर आप कहीं अच्छी जगह पे इंटरव्यू देते हैं, कई अच्छे जो IITs हैं या कई अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो आपका इंटरव्यू बोर्ड पे खड़ा कर देते हैं आपको आगे से। अच्छा चलो ये बताओ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ही पढ़ा दो। अब आपने ले लिया W1 W2 W3, तो समझ लीजिए अब आप फंस गए। तब मैं कह रहा हूं कि सिंबल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हमारा क्लेम क्या है भाई, यहां हम कर क्या रहे हैं, हम बच्चों ये प्रूफ कर रहे हैं दिस इज अ सब स्पेस ऑफ ईयर। ये लैंग्वेज याद करने की कोशिश करिए, आपको और ब्रांचेज में भी बहुत आसान लगेगा पढ़ना। एक ही बार सीखना होता है यार, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, चलो ठीक है भाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जिसको सब स्पेस प्रूफ करना है उसमें दो वेक्टर ले लेते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ W लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। दिस इंप्लाइज x, y बिलोंग्स टू लैम्डा, अगर इंटरसेक्शन में तो हर एक में हो, फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। आप में से कोई स्टूडेंट यहां है जिन्होंने काउंटेबिलिटी नहीं पढ़ी है, या सबने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा? हाँ जी, यस सर, पढ़ा है। हाँ, जिन्हें पढ़ा है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पढ़ा ना उन बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यार ये क्या सरदर्द चल रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल होता क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कितना ही ज्यादा हो काउंट तो कर ही लेंगे। उनकी भी गलती नहीं है, मुझे भी लगता था। चलो ठीक, अगर बच्चों मैंने इसमें x और y ले लिया इस आर्बिट्रेरी में, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में अगर x, y है तो जो चीज इंटरसेक्शन में है वो तो सब में होगी। ये ले लिया मैंने, ठीक हो गया। बट एवरी W लैम्डा इज ए सब स्पेस ऑफ VF, हर एक से। तो फिर इसका मतलब हुआ, सीधे सीधे लिखो AX प्लस BY बिलोंग्स टू W लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू W लैम्डा, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू फील्ड। अच्छा जी, अब इस पे ध्यान दो, अगर ये AX प्लस BY हर एक W लैम्डा में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। AX plus BY belongs to intersection W lambda. For every lambda belongs to delta. For every XY तो arbitrary लिए थे ना, W lambda, and for every AB कोई भी ले लीजिए फील्ड में, हो गया यार। So this intersection of this lambda belongs to this is a subspace of VM। ये प्रूफ होगा। तो इसमें प्रूफ में कोई खास बहुत टफ नहीं था, वो
पहली बार जो पढ़ते हैं बच्चे बीएससी में स्पेशली, तो काउंटेबिलिटी सर दर्द करती है। 25 में से काउंटेबिलिटी सिलेबस में डाल नहीं रखी है यूनिवर्सिटी ने। अब आप लोगों को मैंने अतिरिक्त पढ़ा दिया है और आपने पढ़ लिया, वो अलग बात है। तो मेरा अपना मानना है कि समझ में आ गया होगा पूरा। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन जितने मर्जी एक ही वेक्टर स्पेस के होने चाहिए, सारे सब स्पेस, वो चाहे जितने मर्जी उनका जितनों का लेना चाहो। एक वेक्टर स्पेस है, मान लो उसके 500 सब स्पेस है, आपने कहा हमें 500 नहीं बस 200 का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ले लो यार जितने का लेना। ऐसा नहीं लिखा है कि सारे सब स्पेसेस का हमेशा लेना है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लिखा है भाई। ये नहीं लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस, वो भी शामिल हो गया इसमें। लैंग्वेज समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। सर जितने एक डाउट है सर, जैसे सपोज हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया तो एज अ वेक्टर स्पेस, तो उसके जो सब स्पेसेस होंगे तो हमें पता है वो सारी लाइंस होंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ और जी। वो है इनफाइनाइट। तो अगर हम सपोज हमें सारे सब स्पेसेस का कलेक्शन लेना है तो हम डेल्टा क्या लेंगे फिर उस टाइम पे, रियल नंबर्स? काउंटेबल। तो सर फिर जैसे सपोज हमने रियल नंबर्स लिया तो हमारे जो सबस्क्रिप्ट है वो ऐसी आएगी W√2 W√3 इस टाइप में कुछ? नहीं बच्चों, आर क्यों ले रहे हो बार बार? आर की मतलब कार्डिनलिटी जो है वो अलिफ नॉट है। सर कॉन्टिनम होती हेलो, यस सर। आर की कार्डिनलिटी वो तो सी की भी है, R2 की भी है, बहुत सारे सेट है, इरेशनल की भी है। तो कार्डिनलिटी को अलिफ नॉट से दिखाते हैं, तो आप अलिफ नॉट बोलेंगे, फिर आर क्यों बोल रहे हैं? ओके सर। ये तो ऐसा हो गया कि आप में से किसी बच्चे की एज 22 साल है, तो 22 साल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपका नाम लूं। मैं 22 क्यों नहीं बोल रहा हूँ नंबर सीधे, 22 की तो एज के बहुत सारे बच्चे होंगे कॉलेज में, सबके नाम क्यों बोल रहा हूं मैं वो नंबर क्यों नहीं बोल रहा हूं जिससे उनकी एज रिप्रेजेंट हो रही है? मतलब आप कह रहे हैं कि आर दिखाएंगे, आर क्यों लिखोगे? आर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, अलिफ नॉट लिखोगे, पहली बात तो ये करेक्शन करिए। सर। हेलो सर। हाँ जी। सर आर की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है। सॉरी, कंटिन्यूम होती है, हाँ सॉरी सॉरी, अलिफ नॉट तो काउंटेबली इनफाइनाइट, सॉरी वो मेरी बोलने में गलती हुई। और ये सारी चीजें मैं आपको पिछली बार एनालिसिस पढ़ाते हुए आप लोग अगर थे तो सब प्रूफ भी कर चुका था कि चाहे नेचुरल नंबर का सेट हो, इवन हो, जेड का कोई भी सब वो ले लीजिए, आप सब ग्रुप ले लीजिए, जेड एडिशन में है, एनजेड ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, काउंटेबल या काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, इस तरह की थ्योरम्स आई थी। टेंटर सेट अनकाउंटेबल था, तो काउंटेबली इनफाइनाइट को सबसे छोटी जो इन्फिनिटी बोला टेंटर ने, वो अलिफ नॉट से रिप्रेजेंट किया। और जो अनकाउंटेबल थे, सी था, आर था, इरेशनल थे, टेंटर सेट है, उनके लिए हम कंटिन्यूम भेज दिए थे। तो मेरे ख्याल से बीएससी वाले कंफ्यूज होंगे अभी, अगर आपको फिर भी डाउट है तो बोलिएगा। डाउट तो नो नहीं है? सर अब आ गया। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो बच्चों हमने आज 3 छोटी छोटी थ्योरम्स थी, अब 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। लगातार थ्योरम्स करने का मतलब हुआ कि सबको बोर करना। एक एलिमेंट्री क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सब स्पेस का ही क्वेश्चन है। इफ A1 A2 A3 आर फिक्स्ड एलिमेंट्स, मतलब ये बदलने नहीं है, ऑफ अ फील्ड एफ, देन प्रूव दैट, चलिए मैं आंसर भी बता दे रहा हूं, प्रूव दैट में W x1 x2 x3 such that
A1H1 plus A2H2 plus A3H3 equal to 0 is a subspace of V3F. V3F है 3 टपल स्टार कलेक्शन किसी फील्ड के ऊपर, और उसमें से वो एलिमेंट्स लिए जिनका ये A1 A2 A3 फिक्स्ड है। तो W में ये कलेक्शन है, तो W को सबस्पेस प्रूव करना है। तो जिसने एक बार भी लीनियर पढ़ी हो उसको ये आता होगा, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखिएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट यहाँ पर अल्फा बीटा मान लेते हैं फिर हम W में, सच दैट अगर अल्फा हमने ऐसा ले लिया x1 x2 x3, तो फिर बीटा हम ले लेते हैं y1 y2 y3। अगर ये W में है तो W में होने की कंडीशन बच्चों ये है, जहां मैंने सही का निशान लगाया कि ये A1 A2 A3 फिक्स्ड है, ये नहीं बदलेंगे। मतलब दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3H3 दिस इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। और A1 A2 A3 तो बदलेंगे नहीं कहा मैंने, और बीटा के लिए भी यही होना है, क्योंकि y1 y2 y3 भी W का है मान लिया है आपने। तो A1 y1 A2 y2 A3 y3 0, आपने ये भी माना, ठीक। अब आपको W को सब स्पेस लेना है, तो आपने W में ये ले रखा है, तो सब स्पेस के लिए A अल्फा प्लस B बीटा निकालना होगा। पहले A अल्फा प्लस B बीटा निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। नाउ A अल्फा प्लस B बीटा, तो A X1 X2 X3 प्लस B Y1 Y2 Y3, तो ये AX1 प्लस BY1 AX2 प्लस BY2 और AX3 प्लस BY3, आपने ये लिखा। अब ये भी ट्रिपलेट है एक। अगर वो, अब आपको नहीं मालूम कि ये W में होगा या नहीं होगा, आपको यही तो चेक करना है। W में होने की जो कंडीशन थी वो देखिए, A1 A2 A3 नहीं बदलेंगे कभी भी, वो तो फिक्स है। हम ये देखते हैं उन A1 A2 A3 के साथ कि ये जो 3 ट्रिपलेट हैं, इनका प्रोडक्ट का सम, मतलब A1 के साथ AX1 प्लस BY1, A2 के साथ दूसरा वाला AX2 प्लस BY2। अगर ये 0 आ गया, अगर आया मतलब ये दिखाना है हमें कि आता है नहीं आता है A2 A3, तो AX3 प्लस BY3, तो ये भी W का हिस्सा हो जाएगा, ये ट्रिपलेट भी। तो प्लीज देखिए तीनों से A कॉमन लीजिए, A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3, आप ऐसे लिख सकते हैं। प्लस B कॉमन ले लीजिए, A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3। तो अब आप ड्रॉ करिए, ये भी और ये भी इक्वेशन 1 और 2 की मदद से 0 है, तो A0 प्लस B0 मतलब 0। तो ये जो ट्रिपलेट है बच्चों, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन A1 A2 A3 के साथ भी 0 आ रहा है, तो ये जो ट्रिपलेट है ये W में होना चाहिए या नहीं? यस सर। तो ये जो, हाँ, ये ट्रिपलेट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, A अल्फा प्लस B बीटा, दिस इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। और आपने तो अल्फा बीटा आर्बिट्ररी लिए थे, तो फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W एंड फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू फील्ड। तो ये सही हो रहा है, तो दिस इज अ सब स्पेस। तो इसका मतलब W सब स्पेस है। ये थोड़ा अलग उससे था, तो मुझे लगा कि एक बार मैं ही बता देता हूँ। तो आप
स्टेप बार लिख देंगे, सो डब्ल्यू इज अ सबस्पेस। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर, कि कुछ एलिमेंट आपने फिक्स कर दिए थे, तब आपको ये दिखाना था। तो अब लिख दीजिए, सो डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ पीएफ। ये हमने प्रूव कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हुई है तो नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो चलिए ठीक है, एक सवाल छोटा सा और कराता हूं मैं आपको। स्टेप वन, सब ऑर्डिनरी क्वेश्चन है अभी तो। वी जो है हमारे पास, मान लेते हैं एन टपल्स का कलेक्शन है, आर एन आर लिख देते हैं, इसमें एन टपल्स ये वेक्टर स्पेस होता है, ये हमने प्रूफ किया है। हम डब्ल्यू ले लेते हैं, एन टपल्स का कलेक्शन, A1, A2, AN, such that A1 plus A2 plus AN 0 फॉर एवरी AI जो है वो सब रियल नंबर है फील्ड के लिए। टेस्ट करिए आप लोग, whether W is a subspace of P is a subspace of Rn। सबस्पेस है या नहीं आपको बताना है। हो पा रहा है? कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर, सब स्पेस है ये। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो बोलिएगा प्लीज। इसमें जो वो एलिमेंट लिए हैं जिनके जो कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो ये 0 है, इस तरह के कलेक्शन लिए। जैसे अगर 3 डायमेंशन में लेते तो 1, 2 और -3 सोच लो, इनके तीनों का सम 0 आ रहा है। इस तरह से n में सोचो, ऐसा कलेक्शन है, तो ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा ये दिखाना है। अगर सारी वेक्टर कोऑर्डिनेट 0 ले लूं मैं यहाँ पर, तो उनका सम भी तो 0 आता है ना, तो आइडेंटिटी तो आएगी। अगर कोई वेक्टर लिया जिसमें जैसे 1, 2, -3 अगर किसी में R3 में है तो -1, -2 और 3 भी आएगा ना। यस सर। यस और सर। क्या ये पहले वाले का एडिटिव इनवर्स है? यस सर। तो यस बच्चों सर। यही n में सोचो, n तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वहां भी ऐसा होगा। तो ये आपके पास आप देखेंगे तो ये सब स्पेस आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें।
अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जीरो को नॉन जीरो बना देता हूँ, मान लो कुछ भी ले दो, 10 लिख दो, जीरो के अलावा कुछ भी लिख दो, मतलब मैंने 10 लिख दिया, काट पीट ना हो। क्या ये अब सब स्पेस होगा? नो सर। हाँ, तो बच्चों ये बहुत शानदार एग्जांपल है कि अगर सारे कोऑर्डिनेट्स का सम जीरो है तब तो ये सब स्पेस है, लेकिन जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, आप नॉन जीरो को लैम्डा लिख दो यहाँ पर। 10 तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप 10 की जो लैम्डा लिख दीजिए, लैम्डा है नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। तो अच्छा सवाल लगता है मुझे तो ये। अगर आज इतना क्लियर हो गया है तो आज इसको इतना ही करते हैं। फिर 10:15 से मुझे नंबर थ्योरी स्टार्ट करनी है। आप लोग उसमें आना चाहें तो स्वागत है। चलिए, किसी को कुछ बोलना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।